Hello everyone, this is Dr. Rupal. I am a cosmetic gynecologist and IVF specialist. आज हम इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और मेट्रोरेजिया के बारे में जानेंगे। आइडियली मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम 25 to 35 डेज का होता है और एक पीरियड ख़त्म होता है और दूसरा पीरियड चालू होता है। इस बीच का जो टाइम होता है उसके दौरान कभी भी आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। बट अगर इस पीरियड के दौरान आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और मेट्रोरेजिया बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और मेट्रोरेजिया के कारण क्या है। नंबर 1, हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 2 हार्मोन के कंट्रोल में होती है, पहला एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। जब ये दोनों हार्मोन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और ये ज़्यादातर पीसीओएस पेशेंट में, जो ओवरवेट पेशेंट होता है, जिनमें प्रोलैक्टिन लेवल बहुत हाई होता है, जिसको थायराइड डिसऑर्डर है जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म है, हाइपरथायरॉइडिज्म है, ये सारी कंडीशन में ज़्यादातर पाया जाता है। कभी कभी प्यूबर्टी के एज के दौरान या मेनोपॉज एज के दौरान भी ब्लीडिंग होता है, क्योंकि इस दौरान भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। कुछ स्त्रियों में ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ब्लीडिंग होता है, क्योंकि इस टाइम पे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। सेकेंड रीज़न, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवुलेशन, यानी कि जब एग बड़े होते हैं और उसका रप्चर होने का टाइम होता है तो उस दौरान कुछ स्त्रियों में ब्लीडिंग होता है, क्योंकि इस दौरान हार्मोनल चेंजेस होता है और ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है और इसके बारे में आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा रीज़न, अगर आप लंबे समय से कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हो, जैसे कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो या प्रोजेस्टेरोन अर्ली पिल्स ले रहे हो, कुछ इंट्रायूटेराइन डिवाइस जैसे कि कॉपर टी, मेरिना यूज़ कर रहे हो, कुछ लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पेचेस यूज़ करते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट यूज़ करते हैं, लॉन्ग टाइम में आपको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और मेट्रोरेजिया होता है, क्योंकि लंबे समय तक ये हार्मोन यूज़ करने से एंडोमेट्रियम थीन हो जाता है, वो ब्लीड करता है, जिसको हम ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी बोलते हैं। कभी कभी आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 1 या 2 दिन भूल जाते हो तो उसमें भी आपको बीच में ब्लीडिंग होता है या स्पॉटिंग होता है, और जिसको हम विड्रॉल ब्लीडिंग बोलते हैं। कभी कभी कुछ स्त्रियाँ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है तो उसमें भी उनको 2 या 3 दिन के बाद स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होता है। चौथा, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। कभी कभी कुछ स्त्रियाँ कंप्लेन करती है कि उनको जैसे ही कंसीव इसके थोड़े टाइम के बाद स्पॉटिंग होता है, तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि जो फर्टिलाइज एग होता है वो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसमें इम्प्लांट होता है, तो उस दौरान कभी स्पॉटिंग होता है, तो ये नॉर्मल है। बट अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है और लंबे समय तक हो रहा है तो आपको इमीडिएटली आपके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। फिफ्थ, आपको इंजरी है जैसे कि वजाइनल इंजरी है या पोस्टकोइटल इंजरी है, तो उसमें भी आपको ब्लीडिंग या ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होता है। 6, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जैसे एबॉर्शन, मिसकैरेज हो या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, तो इसके दौरान भी आपको इन बिटवीन ब्लीडिंग होता है। 7th, इन्फेक्शन जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो उसमें भी आपको कभी कभी इन बिटवीन ब्लीडिंग होता है, और ये ज़्यादातर फॉल्स स्मेलिंग डिस्चार्ज, वजाइनल ईचिंग, लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ एसोसिएटेड होता है। वजाइनल ड्राइनेस में भी आपको कभी कभी ब्लीडिंग होता है, और ये ज़्यादातर पेरीमेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में पाया गया है, क्योंकि इस एज में एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से वजाइना ड्राई हो जाती है और इसकी वजह से कभी कभी आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होता है। 10वां रीज़न है सर्वाइकल इरोजन। सर्विक्स, जिसको हम यूट्रस का माउथ बोलते हैं, उसकी सरफेस होती है वो रो हो जाती है और वो ब्लीड करती है, और ये ज़्यादातर आफ्टर सेक्स या तो फिर वो रो एरिया एक्सपोज होता है जैसे कि ड्यूरिंग कुछ एग्जामिनेशन, तब वो ब्लीड करता है। 11वां रीज़न, ट्यूमर्स इन जेनिटल ट्रैक्ट। सारे ट्यूमर्स कैंसरस नहीं होते, जैसे कि फाइब्रोइड है, पॉलिप है, तो ये भी कभी कभी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में, यानी कि आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड चला गया है, 1-2 साल हो गए और आपको ब्लीडिंग हो रहा है या स्पॉटिंग हो रहा है, तो इसको आप लाइटली मत ले, क्योंकि कभी कभी जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो होने के रिस्क होता है। तो आप अगर पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में आपको ब्लीडिंग हो रहा है, स्पॉटिंग हो रहा है, तो इमीडिएटली आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए और वो जो भी आपको बताए उस हिसाब से आप आगे का ट्रीटमेंट प्लान करिए। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और मेट्रोरेजिया का इन्वेस्टिगेशन क्या है।
सबसे पहले तो आप अपना टाइम, एक्सेप्ट जो टाइम है वो नोट करके रखिए, यानी कि किस टाइम के दौरान आपको ब्लीडिंग होता है वो नोट करके रखिए। आप अपने डॉक्टर को डिटेल में हिस्ट्री दीजिए। थर्ड, अगर आपको ब्लीडिंग के साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स है तो उसके बारे में भी आपके डॉक्टर को ज़रूर बताइए, ताकि उनको आगे का इन्वेस्टिगेशन प्लान और ट्रीटमेंट प्लान करने में मदद रहे। उस हिसाब से आपके डॉक्टर्स आपका पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, जो हार्मोनल टेस्ट है जो ज़रूरी है वो टेस्ट के बारे में आपको बताएंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। अब इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और मेटोरेजिया का ट्रीटमेंट क्या है। जैसे आपने देखा है कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और मेटोरेजिया के बहुत सारे रीज़न हैं, तो इसका कोई एक फिक्स ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है। आपके डॉक्टर आपसे प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, आपका एग्जामिनेशन करेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और इस हिसाब से आपका आगे का ट्रीटमेंट प्लान वो डिसाइड करेंगे। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और मेटोरेजिया के बारे में ज़रूरी जानकारी मिली होगी और ये आपको आगे के ट्रीटमेंट प्लान और इन्वेस्टिगेशन प्लान में भी कुछ हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।